हाय गाईज, वेलकम टू एकलव्य अकॅडमी. एकलव्य अकॅडमीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. ठीक है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इकोनॉमिक्स में हे टॉपिक बहुत इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता है. सो जो विषय आहे आज जे आहे इकॉनॉमिक प्लॅनिंग इन इंडिया, भारतातील आर्थिक नियोजन, हा विषय आपण आज अभ्यास करणार आहे आपण. सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया की, तो एक पिक्चर थोड़ा देख लेते हैं. ये पिक्चर आप देख लो. ठीक है. सो बेसिकली गांधी जी दिख रहे हैं. तो बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया का मतलब ये होता है कि कुछ भी चीज़ का प्लानिंग करना. ठीक है. टू प्लान एनीथिंग. ठीक है. सो देखो, लाइफ में कोई भी चीज़ है ना बिना प्लानिंग के नहीं होती है. लाइफ में कोई भी चीज़ बिना प्लानिंग के नहीं होती है. ठीक है. लाइफ में कोई भी चीज़ बिना प्लानिंग के नहीं होती है. क्यों? 3 से 4 बार शब्द को एम्फोसाइज कर रहा हूँ. उसका रीज़न ये है कि अगर कोई भी चीज़ को प्लान करना है ना, बिना प्लान के आप क्या करोगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल पढ़ाई करनी है. ठीक है. पढ़ाई करने तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि भाई क्या कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी आवर्स होने वाले हैं मेरे, कौन से आवर्स में मैं कौन सी चीज़ें पढ़ने वाला हूँ, एक साल में मुझे कितने टॉपिक्स कवर करने, आज मुझे कितने टॉपिक्स कवर करने, 7 दिन में मुझे कितने टॉपिक्स कवर करने. प्लान ही कर रहे हो ना. वैसे ही देश चलाने के लिए भी सरकार को प्लान करना पड़ता है गाइस. ठीक है. कि भाई क्या करना है, अगले 7 साल में कितनी स्कूल्स बांधनी है, अगले 5 साल में मुझे कितने हॉस्पिटल्स बांधने हैं. ठीक है. इतने लोगों को जॉब्स देना है. ठीक है. इतने लोग पास आउट होने वाले हैं. ठीक है. इतनी स्कूल्स, इतनी कॉलेजेस, इतने रास्ते बांधने हैं. दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग. ठीक है. आज हम सब जो भी बेनिफिट्स ले पा रहे हैं वो इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इकोनॉमिक प्लानिंग मॉडल अपनाया था. ठीक है. 1950 में हमारी सरकार ने जो इकोनॉमिक प्लानिंग मॉडल अपनाया था, उसकी वजह से आज हर एक गांव में गवर्नमेंट स्कूल्स मिलेगी. हर एक गांव में या 2 से 3 गांव छोड़ के आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिलेंगे. रास्ते आपको अच्छे मिलेंगे. ठीक है. रेलवे कनेक्टिविटी आपको हर एक जगह पे मिल रही है. क्या है? यही इकोनॉमिक प्लानिंग है, जहाँ पे गवर्नमेंट ये प्लान करती है कि भाई हमें मेरे हर एक सिटीजन्स तक ये पैसा पहुँचाना है, सारी सर्विसेज पहुँचानी है. ठीक है. उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो इफ वी सी द डेफिनेशन इन इंग्लिश ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, इफ वी सी द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस by the conscious decisions of a determined authority on the basis of comprehensive survey of a country's existing and potential resources and a careful study and needs of the people. ठीक है. बेसिकली सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारे पास कितने रिसोर्सेस है, हमारे देश के पास कितने रिसोर्सेस है, और उन रिसोर्सेस का यूज़ करके कैसे हम देश में रास्ते बना सकते हैं, स्कूल्स बना सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं. ठीक है. प्राइवेट सेक्टर को खड़ा कर सकते हैं ताकि वो लोगों को जॉब्स दे. ठीक है. तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों को कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग करना. क्या करना? इकोनॉमिक प्लानिंग करना. और यही डेफिनेशन आपको टेक्निकल टर्म्स में बता रहा है. ठीक है. मराठीमध्ये पण डेफिनेशन आहे. ठीक है. ठीक है. आर्थिक नियोजन म्हणजे डेफिनेशन तुम्ही वाचू शकता. ठीक है. नेक्स्ट. सो नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ व्हाट आई वांट टू से इज प्लानिंग बिफोर इंडिपेंडेंस. प्लानिंग बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता पूर्व नियोजन. ठीक है. सो बेसिकली इंडिपेंडेंस ऐसा नहीं है गाइस कि इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक प्लानिंग ये कोई टॉपिक 1950 के बाद हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को याद आया कि अब आज़ाद हो गए, चलो हम अपने देश के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग चालू करते. ऐसा नहीं है. जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो आज़ादी के या इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, बेसिकली उन्होंने 1920s में ही, 1930s में ही, ठीक है, 1920 से 1930s का जो पीरियड था, तभी से सोचना शुरू कर दिया था कि अगर हम आज़ाद होते हैं 10-20 सालों के अंदर या 30 सालों के अंदर, हमारे पास क्या इकोनॉमिक प्लान है, कैसे हम हमारे लोगों को इकोनॉमिकली डेवलप कर सकते हैं, हमारे देश को इकोनॉमिकली आगे लेके जा सकते हैं. जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स भी दिया, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे कर सकते हैं. सो
बात ये है ना कि 1930s में ही ये काम शुरू हो गया था, और इसके जो पायनियर, जो फादर माने जाते हैं, वो माने जाते हैं विश्वेश्वरैया साहब, और उनका जो प्लान है उसको कहा जाता है विश्वेश्वरैया प्लान. ही वॉज द पायनियर ऑफ इकॉनॉमिक प्लॅनिंग इन इंडिया. डायरेक्ट क्वेश्चन्स एमपीएससीच्या एक्झाम्समध्ये विचारतात. ठीक है, तर यही है विश्वेश्वरैया साहब. ठीक है, ध्यान से देखो. एंड आगे बढ़े इनके साथ. तो इनका प्लानिंग मॉडल क्या था मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ, और क्वेश्चंस क्या बन सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, यांची पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया. ठीक है, याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है, जहाँ पे इन्होंने ये कहा था इन विच ही प्रेजेंटेड अ कंस्ट्रक्टिव ड्राफ्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 10 years. ठीक है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है. एंड his core idea was to lay out a plan to shift labor from agriculture to industries and develop national income in 10 years. And this was the first concrete scholarly work towards the planning. ठीक है, तो इन सिंपल ये जो मैंने अभी मार्क किया है, ठीक है, याद रखना यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा, और इन्हीं को हम कहते हैं बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द वर्ड्स या बिटवीन द लाइन्स कहते हैं, जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. जब हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ना, यू विल केम टू नो व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग इन दिस बिटवीन द लाइन टॉपिक्स, बिटवीन द लाइन वर्ड्स, क्योंकि यहाँ से ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, अगर एक मोटी मोटी बात करूँ, विश्वेश्वरैया साहब क्या कह रहे थे, तो इनका कहना था कि जब भी हम आज़ाद हो, हमारा जो मॉडल होना चाहिए वो कैपिटलिज्म में बेस होना चाहिए. मतलब हमारे जितने भी बिजनेसेस हो, मेजरली कौन ओन करने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर ओन करने चाहिए, और सरकार को उनको पीछे से मदद करनी चाहिए. ठीक है, जैसे अमेरिकन मॉडल चल रहा था. और उसके साथ साथ हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, और एग्रीकल्चर से डायरेक्टली हमें, जब हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रांग हो जाए तो हमें डायरेक्टली जंप करना है इंडस्ट्रीज पे. तो इंडिया को इंडस्ट्रियल हब बनाना है. अगर हम ये करने में सक्सेस करते हैं तो नेक्स्ट 10 years के अंदर अंदर हम इंडिया को की जो नेशनल इनकम है, जो इंडिया की जीडीपी है, उसको डबल कर पाएंगे. ठीक है, और जॉब्स की भी कमी नहीं रहेगी, और सरकार के ऊपर जॉब्स देने का प्रेशर भी कम हो जाएगा. ठीक है, ये इनका आइडिया था. तो बेसिकली इसलिए उनको फाउंडर कहा जाता है, पायनियर कहा जाता है हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का. आगे बढ़ते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस बारे में सीरियसली एक थॉट प्रोसेस रखा अपने एक सेशन में. एग्जामिनेशन में ये जो टॉपिक है पूछा जा सकता है, ये 1931 इम्पॉर्टेंट है. देखो, जो सेशन था वो था 1931 का कराची सेशन, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, 1931 का कराची सेशन कौन प्रिसाइड कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इम्पॉर्टेंट है. और इसी सेशन में बेसिकली फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना थॉट प्रोसेस रखा था कि हमें इस बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए कि हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग मॉडल क्या होगा. ठीक है, हम कैसे अपने देश को आगे लेके जाएंगे. ठीक है, हमें सोशलिस्ट पॉलिसी को अपनाना है, हमें कैपिटलिस्ट पॉलिसी को अपनाना है जो विश्वेश्वरैया साहब ने प्रपोज किया है, या हमें प्योरली या फिर हमें मिक्स मॉडल पे जाना है. ठीक है, तो यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस शुरू हो गया था. ठीक है, और आगे जाके ये कुछ सेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सेशंस में जाकर भी इन थॉट प्रोसेस को लेकर सीरियसली बात करना शुरू कर दिया गया था. ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कैसे 1930s में जब हम अपना बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट्स लॉन्च करने का सोच रहे थे, जहां हम इंडिया को पॉलिटिकली ब्रिटिशर्स से आज़ादी करवाना चाहते थे, वहीं पर हमारे लीडर्स ये भी सोच रहे थे कि अगर हम आज़ाद हो भी जाए तो हमारे पास इकोनॉमिक मॉडल क्या है. ठीक है, इसके ऊपर भी डिस्कशंस स्टार्ट हो गए थे. ठीक है, और लेटर ऑन जो हमने 1931 कराची सेशन देखा, फैजपुर सेशन देखा, इसका आउटकम आया 19 नेशनल प्लानिंग कमेटी के रूप में आया. ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी के रूप में आया. ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति. फिर 1938, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी को एस्टैब्लिश किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी को, तो 1931 में जो थॉट प्रोसेस हमने एस्टैब्लिश किया था
उसी को आगे लेके जाके 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल प्लानिंग कमेटी एस्टैब्लिश करती है, जिसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन कहे कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। और उस वक्त जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, और जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जिसका काम था कि एक ड्राफ्ट प्लान बना के रखना। जवाहरलाल नेहरू जी का जो काम था एक ड्राफ्ट प्लान बना के रखना, ताकि जब भी हम आज़ाद हो हम अपने प्लानिंग मॉडल के साथ आज़ाद हो, हम तैयार हो कि हमें अपने देश को इकोनॉमिकली कहाँ लेके जाना है। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। हाउ एवर द रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटी कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1948 सम पेपर्स केम आउट। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही था हमारे लीडर्स जो थे वो ज़्यादातर पॉलिटिकल एक्टिव रहते थे, एंड मोस्ट ऑफ द चैलेंजिंग था कि वो बैठ के इकोनॉमिक प्लानिंग पे काम कर पाए, क्योंकि हम उस वक्त इंडिपेंडेंस की लड़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉम्बे योजना, जिसे हम बॉम्बे प्लान भी कहते हैं। और बेसिकली क्या है, बेसिकली 1944 में 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे बॉम्बे में। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, जितने भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं उस वक्त के, जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम दिया गया है, नाम भी, हाँ, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी नाम दिया है, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 8 है, 7 है, 6 है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बना के बताऊंगा सवाल कैसे बन सकता है। ठीक है, ईयर इंपॉर्टेंट है। फिर क्यों बॉम्बे प्लान कहा जाता है, क्योंकि अगेन सारे बड़े बिजनेसमैन कहाँ पे सिचुएटेड थे, बॉम्बे में। जैसे JRD टाटा थे, JD बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, कस्तूरबा लाल भाई, AD श्रॉफ, अर्देशीष दलाल एंड जॉन मथाई। ये 8 टॉप के बिजनेसमैन जो थे, इन लोगों ने एक साथ बैठे और इन्होंने डिसाइड करा कि क्यों ना हम ही डिसाइड कर ले कि अपने इंडिया को आज़ाद, 1944 का टाइम देख रहे हो, मतलब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी थी कि इंडिया कभी भी आज़ाद हो सकता है, वर्ल्ड वॉर एंड होने वाला था। और ये सारे बिजनेसमैन को एक चीज़ पता थी कि जब देश आज़ाद होगा तो ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, उनकी जगह कौन आएंगे। सबको पता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही पावर में आएगी। जो कांग्रेस पावर में आएगी तो हमें इनके साथ ही काम करना है, उनको अपने बिजनेस इंटरेस्ट को भी सर्व करना था और साथ में नेशनल इंटरेस्ट को भी सर्व करना था। और इसीलिए इन्होंने सोचा कि जब भी गवर्नमेंट बने हम अपनी आइडियाज़ पे तैयार रहते हैं कि देश को कैसे आगे लेके जाना है। अगेन ये कैपिटलिस्ट थे, तो इनकी आइडियाज़ भी विश्वेश्वरैया साहब की तरह ही थी कि इंडिया को हम जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल होगा उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए, और सारे के सारे बिजनेसेस, मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस हम खुद ओन करें और देश को आगे लेके जाए, सरकार हमारी उसमें मदद करे। ठीक है, तो उनका जो पेपर का नाम था वो था ब्रीफ मेमोरेंडम ऑफ आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये चीज़ याद रखना, और इसी प्लान को आगे जाके कहा गया बॉम्बे प्लान। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आपको क्वेश्चन दिया है, पहला ये दिया द बॉम्बे प्लान वॉज लॉन्च्ड इन 1947, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये दे दिया कि मिस्टर JRD टाटा वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्लान। ठीक है, या फिर कोई भी मिस्टर JRD टाटा वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्लान, और नीचे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैंने खाली एक एग्जांपल दिया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो याद रखना है जब भी आप बॉम्बे प्लान पढ़ो, खाली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं ना, बॉम्बे प्लान पढ़ के छोड़ देते, नहीं, आपको 8 नाम याद रखना है। ये भी आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्लान। ठीक है, आपको 4 नाम दे दिए और एक नाम क्या और दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको JRD टाटा दे दिया जाए, JD बिरला दे दिया जाए, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास दे दिया जाए, और चाहता आपको फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई भी दूसरे बिजनेसमैन का नाम ले लिया जा रहा है, KM मुंशी आपको दे दिया जाए। तो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको मालूम है कि KM मुंशी जो थे वो बॉम्बे प्लान के पार्ट नहीं थे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आएंगे, तो आपको ये 8 के 8 नाम याद रखने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ईयर, 8 के 8 नाम, और इस प्लान का एक्चुअल नेम क्या था। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में, MPSC के एग्जामिनेशन में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एकलव्य एकेडमी हम इसी चीज पे फोकस करते हैं कि आपको एग्जाम स्पेसिफिक बताया जाए, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है वो बताया जाए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबको पता है कि ये टॉपिक हम अनइंपॉर्टेंट मान के छोड़ देते हैं, लेस इंपॉर्टेंट मान के छोड़ देते हैं। ठीक है,
अब देखो, द बॉम्बे प्लान दिस एनविसेज, अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस प्लान एनविसेज डबलिंग द पर कैपिटा इनकम इन 15 ईयर्स एंड ट्रिपलिंग द नेशनल इनकम ड्यूरिंग दिस पीरियड। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेहरू डिड नॉट officially accept the plan, yet many of the ideas of the plan were inculcated in other plans which came later। ठीक है, तो बेसिकली ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि दिस प्लान एनविसेज डबलिंग द पर कैपिटा इनकम, मतलब जो हमारी जीडीपी होगी या जो पर कैपिटा इनकम होगा वो हम अगले 15 सालों के अंदर अंदर हम ट्रिपल कर सकते हैं और हमारे नेशनल इनकम को हम बेसिकली डबल से ट्रिपल लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली वही जो विश्वेश्वरैया साहब ने कहा था कि हम अपने नेशनल इनकम को, अपने जीडीपी को डबल या ट्रिपल लेके जा सकते हैं, वही बात बॉम्बे प्लान का कहना था। बेसिकली बॉम्बे प्लान कहे, विश्वेश्वरैया साहब कहे, ऐसी कम्युनिटी से आते थे जो कि बिजनेस कम्युनिटी थी और इनको पता था कि हमारा जो रोल होगा, हमारा जो एक कंट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा रहने वाला है। जैसे हम आप जानते हैं गवर्नमेंट एक लेवल के बाद जॉब्स नहीं दे सकती, गवर्नमेंट के लिमिटेशंस है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसके कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो आज भी आप देखो इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जॉब्स देने में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ इन्होंने उस वक्त रखी थी कि उन्होंने सरकार को ये चीज़ कही थी कि हम जो कैपिटलिस्ट है, अगर आप हमको सपोर्ट करते हो, हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, हमको पॉलिटिकली सपोर्ट करते हो, तो हमारे पास पैसा है, उस पैसे को लगा के नए नए बिजनेस खड़े कर सकते हैं और नए नए बिजनेस को खड़े करके हम जॉब्स दे सकते हैं और जॉब्स देने के बाद लोगों के हाथ में आएगा पैसा, लोग खर्चा करेंगे और मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तब जाके मार्केट में पैसा घूमना चालू होगा और पैसा घूमने की वजह से नए नए जॉब्स और क्रिएट होंगे और मार्केट में जो हमारा लोगों के पास जब पैसा आएगा तो लोगों की गरीबी मिटेगी। गरीबी मिटेगी तो लोग नए तरीके की एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिएंगे और वही पैसा लोग वापस अपने देश में लगाएंगे, जिससे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा, हर कोई एजुकेशन और हेल्थ को अफोर्ड कर पाएगा। ठीक है, ये बातें रखी थी बॉम्बे प्लान वालों ने। तो बॉम्बे प्लान एक ऐसा टॉपिक है जो हम हमेशा ये सोच के छोड़ देते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन गया और आपने उसको छोड़ के गए हो तो एग्जामिनेशन में आपको उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है पीपल प्लान्स। ये है एम एन रॉय। इंडिया में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है इसके फाउंडर माने जाते हैं, इसके फादर माने जाते हैं। ठीक है, बाद में जाके इन्हीं को पार्टी से निकाल दिया था। ठीक है, तो भाई सब जगह पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, तो ये जो प्लान था ये ड्राफ्ट किया था एम एन रॉय ने, इम्पॉर्टेंट है। और अगेन जब भी मैं बात कर रहा हूँ, ये कौन से फिलोसॉफी में मानते थे? कम्युनिस्ट फिलोसॉफी में। कौन से फिलोसॉफी में मानते थे? कम्युनिस्ट। तो बेसिकली इनका कहना था बॉम्बे प्लान के पूरा उल्टा। इनका कहना था प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे बिजनेस कौन हैंडल करेगा? सरकार हैंडल करेगी। सो बेसिकली दिस प्लान वॉज फॉर 10 years पीरियड एंड गेव ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर। ठीक है, ठीक है, एग्रीकल्चर को दिया था। एंड टॉक्स अबाउट नेशनलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जितनी भी प्राइवेट कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही है उनको क्या किया जाएगा? उनको सरकार खरीद लेगी। हमें हमारे इकोनॉमी में कोई भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर नहीं चाहिए। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर होगा तो उसको सरकार खरीद लेगी। उसी प्रोसेस को कहा जाता है नेशनलाइजेशन, जहाँ पे प्राइवेट कंपनी सरकारी कंपनियां बन जाती है। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो सरकारी कंपनियां बन जाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जब एयर इंडिया आई थी तो उसको ओन कौन करता था? उसको ओन करते थे टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप के 100% शेयर्स थे एयर इंडिया में। 1960s 1970s तक आते आते यही का टाइम पीरियड रहेगा, उससे पहले पहले ही होगा शायद। एयर इंडिया के 100% शेयर्स किसने ओन कर दिए? गवर्नमेंट ने। इसी को कहा जाता है नेशनलाइजेशन, जहाँ पे एक एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट, आप सिंपल भाषा में कहूँ तो प्रेशराइज करके, ठीक है, कोई भी प्राइवेट ग्रुप्स जो होता है, जो भी प्राइवेट ग्रुप होता है वो बेसिकली क्या करता है? सरकार के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो ऐसे में क्या होती है? सरकार परसुएड कर ही लेती है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज होती है उनको जब गवर्नमेंट खरीद लेती है, ठीक है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है नेशनलाइजेशन। जैसे कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1950 में या 48 के आसपास। ठीक है, एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1955 में। हमारे यहाँ पे 14 ऐसे बैंक्स थे जो आज आप देख सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक है जैसे, इन सब का, ये भी सब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हुआ करती थी। इन बैंक्स को 1969 में इंदिरा गांधी ने
क्या किया था, नेशनलाइज कर दिया था, मतलब सारे के सारे प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट बैंक्स बना दिए थे। और 1980 आते आते बाकी बचे हुए 10-12 बैंक्स को भी इंदिरा गांधी ने, गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया था। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हम भले पीपल प्लान्स को हमने अडॉप्ट नहीं किया गया हो, लेकिन हमारे जो स्टार्टिंग के पहले 30 साल थे हमारे इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग में, जो एम एन रॉय के विचार थे नेशनलाइजेशन के, वो हमने अडॉप्ट करे थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। of agriculture and production was the main feature of this plan. ठीक है, this plan was based on Marxist socialism and drafted by M.N. Roy on behalf of Indian Federation of Lahore. Next is Gandhian plan, again गांधी जी की विचारधारा। अब मैंने फोटो ऐसे ही ऐड नहीं किया है क्योंकि ये फोटो ही आपको इस टॉपिक इनके प्लान का आइडिया देगा। जैसे कि ये देखो, चरखा, यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो बेसिकली गांधीयन प्लान की अगर हम बात करें तो गांधीयन प्लान जो ड्राफ्ट किया था वो किया था श्रीमन नारायण ने, और गांधी जी के जो कोर आइडियाज़ थे उनको एक साथ ला के श्रीमन नारायण ने प्लान ड्राफ्ट किया था, जिसमें उनका मेन फोकस ये था गांधीयन प्लान का कि हमारे पास जितना हो सके डिसेंट्रलाइजेशन हो, गाँव को इंडस्ट्रीज सौंप दी जाए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज हो उसमें मशीन्स का यूज़ लिमिटेड हो और लेबर्स का यूज़ ज़्यादा हो, ताकि सबको जॉब मिल सके। एक बेसिक प्लान था इनका, एक बेसिक आइडिया थे जो आज भी हम एक बेसिक लेवल पे अडॉप्ट करते हैं। जैसे एक कंसेप्ट होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का, आपको मालूम होगा। ठीक है, कंसेप्ट होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे वर्कर्स, ऐसी औरतें जिनको थोड़ा बहुत भी स्किल्स आता है, मान लेते हैं उनको कपड़ा सिलने आता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उन 5 से 6 औरतों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, उनको पैसे दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, एक सॉफ्ट लोन दिया जाएगा बहुत छोटा सा, ताकि वो चुका सकते हैं आराम से। ठीक है, गवर्नमेंट उस लोन की गारंटी भी लेगी कि अगर मान लो आगे जाके 5 लोग लोन नहीं भी दे पाए, 5 औरतें लोन नहीं भी दे पाई, तो सरकार वो लोन भरेगी बैंक को। तो ऐसे करके सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट लाया गया था, जिससे क्या हुआ कि उन औरतों को जॉब्स भी मिला, वो बिजनेस कर रही थी, जॉब नहीं, उनको बिजनेस मिला, उन्होंने पैसा जनरेट किया। ठीक है, और अपने लेवल पर विलेज इकोनॉमी को डेवलप किया। तो ये कहीं ना कहीं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मॉडल है आपको कहीं ना कहीं गांधीयन प्लान से ही देखने मिलेगा, क्योंकि गांधी जी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में, काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे कि गांव के लोगों को एम्पावर करो, उनको आप एनकरेज करो कि वो बिजनेस करे। लेकिन अगर हम बात करें तो इनका मेजर फोकस क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, मतलब ऑटोमेशन की तरफ अगर हम बात करें तो इनका फोकस नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्धा कमर्शियल कॉलेज, इट एम्फेसाइज द इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। में वर्ड मार्क कर लेता हूँ, एग्जाम में एग्जैक्टली क्या पूछा जाएगा। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स इकोनॉमिक प्लानिंग की आप गाँवों को दो, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को अपने पास इकोनॉमिक प्लानिंग की पावर्स नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स किसके पास होनी चाहिए, म्यूनसिपैलिटीज़ के पास हो, गाँवों के पास हो। ठीक है, बाय डेवलपिंग द कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो ये 2 लाइन याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे। नेक्स्ट इज सर्वोदया प्लान। बेसिकली यू कैन से इट इज अ मिक्सचर ऑफ M.N. रॉय, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गांधीयन प्लान। ठीक है, ये दोनों प्लान को जब आप मिक्स कर देते हैं तब जाके हमें एक प्लान मिलता है जिसका नाम है सर्वोदय प्लान। ठीक है, इस प्लान को ड्राफ्ट किन्होंने किया था। दिस प्लान हैज बीन ड्राफ्टेड बाय जयप्रकाश नारायण। दिस प्लान हैज बीन ड्राफ्टेड बाय जयप्रकाश नारायण, very important plan, and this plan itself Indian economic planning before independence. ठीक है, सर्वोदय plan was inspired by Gandhian plan and सर्वोदय idea of Vinoba Bhave. This plan emphasized on agriculture and small cottage industries. Now हमारे यहाँ पे जो अभी नया नया टर्म आया है MSME, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये वाले छोटे छोटे उद्योग डेवलप होने चाहिए हर स्मॉल पॉकेट्स में, स्मॉल इंडस्ट्रीज होने चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो छोटे छोटे उद्योग आपको मिलेंगे, लाइक लिज्जत पापड़ हो गया, आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये छोटे उद्योग है और ये आपको हर छोटे छोटे जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हर स्मॉल पॉकेट्स में स्मॉल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें
ज़्यादा से ज़्यादा लेबर होने चाहिए, मशीन्स का यूज़ कम होना चाहिए, ये वाले जो आइडिया थी इसी को कहा जाता था सर्वोदय प्लान। और अगर आप तमिलनाडु में जाओगे ना, आज ये प्लान का एक मॉडल आपको वहाँ देखने मिलेगा। तमिलनाडु में आपको हर एक छोटे छोटे पॉकेट्स में, हर 2 से 4 से 5 गांव छोड़ के, बड़े बड़े गांव छोड़ के आपको स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे कारखाने देखने मिलेंगे। कोई वेफर बना रहा है, ठीक है, कोई टायर के लिए अगर कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनके लिए कोई सामान बना रहा है, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे स्केल पे छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काम कर रही है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो आपको स्मॉल स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दिख रही है ना, वो कहीं ना कहीं सर्वोदय प्लान से ही इंस्पायर्ड है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा हम आगे चले गए। दिस प्लान एम्फेसाइज्ड ऑन एग्रीकल्चर, ओके, एंड it also suggested the freedom from foreign technology and stressed upon land reforms and decentralization, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एज सच ये है अर्धशीष दलाल, ठीक है। और एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन ये कमेटी अबॉलिश कर दी गई, तो इसलिए हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खाली याद रखना है इनके चेयरमैन कौन थे, अर्धशीष दलाल, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड। In October 1946, a planning advisory board was set up by interim government to review the plans and future projects and make recommendations upon them. तो ये था हमारा टॉपिक कि आज़ादी के पहले किसने किसने अपने विचार रखे इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर। और अगर हम कहें तो मोटा मोटा मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि हर एक प्लान का अपना एक मेरिट था, अपना एक डीमेरिट भी था, ठीक है, अपना इंपॉर्टेंस था। और हमने आज़ादी के बाद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन सब के विचारों को कहीं ना कहीं जगह दी है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमने प्लेस किया है। सो फाइनली आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या डिसीजन लिया, कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया, ठीक है। तो फाइनली हमने जो मॉडल अडॉप्ट किया वो था मिक्स्ड इकोनॉमी का, ठीक है, वो था मिक्स्ड इकोनॉमी का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखो। वो जो मॉडल हमने अडॉप्ट किया वो मॉडल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। मतलब यहाँ पे सरकार भी धंधा करेगी और प्राइवेट भी धंधा करेगा, ठीक है। और क्राइसिस में सरकार बचाने आएगी। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लो हम इंडिया में हैं, अगर मुझे अकाउंट ओपन करना है तो मैं SBI बैंक में भी जा सकता हूँ, सरकारी बैंक, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक है। अगर मुझे अकाउंट ओपन करना है तो आई कैन विजिट इन कोटक महिंद्रा बैंक एज वेल, HDFC बैंक एज वेल, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो यही होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट भी बिजनेस करते हुए दिखेगी, प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेस करते हुए साथ में दिखेंगे ये लोग, ठीक है। लेकिन अब अमेरिका चले जाओ, आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। अमेरिका में आपको सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही दिखेगा, गवर्नमेंट बिजनेस करते हुए नहीं दिखेगी, ठीक है। दूसरा, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी में ये चीज़ देखी कि जब कभी भी मार्केट में क्राइसिस आएगा गवर्नमेंट बचाने आएगी। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने एक एग्जाम्पल देखा कि 2022-23 में ऐसा हुआ था कि येस बैंक ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। येस बैंक ने कहा था मेरे पास पैसा ही नहीं है बिजनेस करने के लिए, ठीक है, मैं डिफ़ॉल्ट होने वाला हूँ। तब सरकार ने आके येस बैंक के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया और येस बैंक को डूबने से बचाया। सिमिलरली अगर हम देखें तो बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज लॉस में चल रही है, फिर भी सरकार पैसा इन्वेस्ट कर करके उसको चला रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, सरकार क्या कर रही है, सरकार बेसिकली बिजनेस भी कर रही है। और सरकार मार्केट में जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, जब क्राइसिस वाला कंडीशन आएगा, तो सरकार आएगी और मार्केट को डूबने से बचाएगी। इसी को हम सिंपल भाषा में कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे सरकार और प्राइवेट दोनों साथ में धंधा कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग के जो फेज़ है, जो पहले 40 साल के जो फेज़ होंगे, उसमें हमें सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। वही MN रॉय का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा देखने मिलेगा, पीपल्स प्लान का। और उसके बाद हमारा जो फिर विश्वेश्वरैया साहब हो गए, ठीक है, सर्वोदय प्लान हो गया, बॉम्बे प्लान हो गया। इसका इन्फ्लुएंस हमें 1990s के बाद ज़्यादा देखने मिलता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। आई थिंक सो आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया रहेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। ये देखिए, सब बैठे हैं मस्त आराम से, वही प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया पे आते हैं। ठीक है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950 as a non-constitutional, non-statutory body formed by executive resolution. Very important point, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, by a simple resolution of the government of India.
ये एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी रोल प्ले करती है एंड रिकमेंडेशंस देती है इंडियन गवर्नमेंट को द स्कोप ऑफ द रिजोल्यूशन बाय विच प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से एक ही आएगा, प्लानिंग कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नन ऑफ द अबव। तो प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि देखो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, एक पॉलिटिकल टर्म है तो बहुत बेसिक्स में समझेंगे, खाली इकोनॉमिक्स में हम पॉलिटिक्स को नहीं ला सकते। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे एस्टैब्लिश नहीं किया है, ठीक है। दूसरा स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो पार्लियामेंट के लॉ के पास करने के बाद ही आप बना सकते हो, ठीक है, तो पार्लियामेंट में भी कोई लॉ पास नहीं किया गया था। एग्जीक्यूटिव बॉडी या एडवाइजरी बॉडी वो बॉडी होती है जो प्राइम मिनिस्टर अपने साइन से बॉडी बनाता है। आज प्राइम मिनिस्टर बैठे, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, अनाउंस किया मुझे ऐसी एक बॉडी बनानी है, साइन कर लिया, बॉडी फॉर्म में आ गई, ऐसी बॉडी को कहा जाता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव एडवाइजरी बॉडी थी और इसके चेयरमैन कौन होते थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, क्या काम होगा। एवरी इंडिविजुअल शुड हैव द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। तो ये प्लानिंग कमीशन का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिया है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो तो सब ऑब्जेक्टिव्स थे प्लानिंग कमीशन के, तो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव्स थे। हम इस पे आते हैं, क्वेश्चन दूसरा क्या आ सकता है। हमने जो प्लानिंग मॉडल लिया था वो कौन सा मॉडल था? वो था हमारा 5 ईयर प्लान। मतलब हर 5 साल के लिए हम इकोनॉमिक प्लान करेंगे और अपने देश को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। और हर 5 साल बाद हम रिव्यू लेंगे कि लास्ट ईयर जो हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे वो पूरे हुए कि नहीं, और उसके बेसिस पे हम और अगले 5 साल का प्लानिंग करेंगे। तो जो 5 ईयर प्लान मॉडल है ये हमने कौन से देश से लिया था? ये क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, उस वक्त का यूएसएसआर और आज का रशिया, ठीक है। क्योंकि जो यूएसएसआर था वो प्योरली कहे तो जो एम एन रॉय की आइडिया थी ना, एम एन रॉय की आइडिया वो बेसिकली यूएसएसआर से ही इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि यूएसएसआर कंप्लीटली कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल पे चलता था, ठीक है। जहाँ पे सारे के सारे बिजनेसेस कौन कर रहा था? सरकार कर रही थी। सारा धंधा कौन कर रही थी? सरकार कर रही थी। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जैसा कुछ भी नहीं था, और यही बात एम एन रॉय ने भी रखी थी, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो यूएसएसआर के मॉडल पे था। यूएसएसआर ने 1930s में ही 5 ईयर प्लान मॉडल लाया था और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था। इसीलिए ही आगे जाके नेहरू जी जो काफ़ी सोशलिज्म से इंस्पायर्ड थे, उन्होंने 5 ईयर प्लान मॉडल अडॉप्ट किया, ठीक है। तो अभी हम आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं, 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956, ठीक है। आज़ाद हुआ भारत 1947 में। 1950 में हमारे इंडिया में बेसिकली रिपब्लिक सिस्टम अडॉप्ट किया गया। 51 के आसपास ही इलेक्शंस होते हैं और 51 से ही नई सरकार फॉर्म आती है। 51 में फर्स्ट टाइम इलेक्शंस होते हैं और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए कांग्रेस सरकार पावर में आती है, जिनको चेयर करते हैं नेहरू जी। और नेहरू जी इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो डिसाइड करते हैं। तो क्या फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में? जो हमारा फोकस था वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, ठीक है। थोड़ा समझो हो क्या रहा था। जब हम आज़ाद हुए ना, हम अपने पैरों पे खड़े नहीं थे, ठीक है। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर पूरा कोलैप्स हो चुका था। ना हमारे यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम था, ना हमारे यहाँ पे बेसिकली कैनल्स बने हुए थे, ना डैम्स थे, कुछ भी नहीं था। हमको जो हमारा जो मेन स्टेपल डाइट था लाइक रोटी, चावल, पल्सेस, इसके लिए हम डिपेंडेंट थे अमेरिका और यूएसएसआर पे, ठीक है। तो बेसिकली हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री थे, ठीक है। उस स्टेज पे सरकार का पहला फोकस ये था कि हमें एग्रीकल्चर डेवलप करना है, हमें डैम्स बनाने हैं, हमें कैनल्स बनाने हैं, हमें इरिगेशन बनाना है, हमें किसानों तक पानी पहुंचाना है, ठीक है। किसानों को खड़ा करना है ताकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन इतना अच्छा हो कि हमें किसी भी देश पे डिपेंड ना रहना पड़े अपने खाने के लिए, किसी से हमें बैगिंग ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये जो प्लान हमने शुरू किया था 1951 में, ये सक्सेस हमें देखने मिलता है 1970 आते आते। इसी को इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है ना।
देखो फोकस क्या था, एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जिस मॉडल पे बेस्ड था, इकोनॉमिक मॉडल क्या था, हेराल्ड डोमार मॉडल, जहाँ पे दैट मीन्स ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट रेट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इन ए पॉजिटिव मैनर। सिंपल भाषा में कहे तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट लगाना चाहिए, सरकार को डैम्स बनाने चाहिए, सरकार को रोड्स बनाने पे फोकस करना चाहिए, सरकार को इरिगेशन जैसे फैसिलिटीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे जॉब्स तो क्रिएट होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ एग्रीकल्चर भी डेवलप होगा, और एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो आगे जाके हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। यही फोकस था हेराल्ड डोमार मॉडल का। सिंपल भाषा में, सिंप्लीफिकेशन में बताया हो, ये मॉडल बहुत बड़ा है, लेकिन 5 ईयर प्लान मॉडल की बात करें तो 5 ईयर प्लान मॉडल किस पे बेस्ड था, हेराल्ड डोमार मॉडल पे बेस्ड था। ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट सेकंड प्लान, ये है महालनोबिस, ठीक है, क्योंकि जो सेकंड प्लान था वो किसके मॉडल पे बेस्ड था, महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। सेकंड प्लान को हम महालनोबिस प्लान भी कहते हैं, सेकंड मॉडल को हम महालनोबिस प्लान भी कहते हैं। और अगर हम सेकेंड प्लान देखें तो इसका फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब 56 के बाद हमने जो सेकेंड 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया, उसमें क्या हुआ बेसिकली कि अभी हमको ये चीज़ पता चली कि सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं, हमें सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा। हमें हैवी मशीनरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी मशीन्स इंडिया में बनानी शुरू करनी पड़ेगी, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप करना, ठीक है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज हमें डेवलप करनी पड़ेगी, सीमेंट इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी का कोर है, ठीक है। बिना सीमेंट के आप रास्ते नहीं बना सकते, बिना आयरन स्टील के तो आप कोई भी चीज़ नहीं बना सकते, ठीक है, चाहे घर हो, घर से लेके पुलिया हो, डैम हो, कुछ भी हो, कुछ भी बनाना हो आपको आयरन एंड स्टील लगेगा ही। रेलवे लाइंस को डेवलप करना हो आयरन एंड स्टील लगेगा। तो ऐसी हैवी इंडस्ट्रीज जिनके ऊपर सारी बाकी इंडस्ट्रीज डिपेंड थी, ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप करना था, ये हमारा प्लान था सेकेंड 5 ईयर प्लान पे। और ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये बातें मैंने नहीं कही थी, ये बातें कही थी महालनोबिस सर ने, इसलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान को हम महालनोबिस प्लान भी कहते हैं। एडवोकेटेड प्लानिंग शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज, इट लेड एम्फेसिस ऑन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, ऑल्सो एडवोकेटेड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, एक्सपोर्ट पेसिमिज्म एंड ओवर वैल्यू एक्सचेंज। मतलब फर्स्ट टाइम ये ट्रेड को लेकर भी बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये ट्रेड को लेकर भी बात कर रहे हैं, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड प्लान, ठीक है, थर्ड प्लान 1961 टू 66। अभी ना खाली प्लान नहीं पढ़ते, हम ये भी देखते देश में चल क्या रहा है। देखो 1961 आते आते प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे। देखो हमें ना पॉलिटिकल एंगल भी समझना है। 1951 में भी नेहरू जी थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान में भी नेहरू जी थे, और थर्ड 5 प्लान तक आते आते भी नेहरू जी थे। लेकिन 1962 में अगर आपको याद हो तो इंडिया चाइना वॉर होता है, और 1964 में, अब वो वॉर हम बुरी तरह हारते हैं, और 1964 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल वैक्यूम, और उनकी जगह कौन लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो पॉलिटिकल डिसीजंस भी चेंज हो रहे थे। थर्ड प्लान की बात करें तो सेम, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज विच वॉज देन शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर। मतलब पहले फोकस तो यही था हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री पे, लेकिन आगे जाके जब हमने दो बड़े वॉर्स देखे, ये टाइम पे हम दो बड़े वॉर्स देख रहे हैं, 62 में इंडिया चाइना वॉर और 65 में इंडो पाक वॉर। तो ये दोनों वॉर के बाद ये हुआ था कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन उस सिचुएशन में, कंडीशन में थी ही नहीं कि हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खड़ा कर सके। हमारा बहुत बड़ा पैसा वॉर में चला गया था, ठीक है। तो उस वक्त हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मतलब फार्मर्स को कह रहे थे कि आज आपकी ज़रूरत है, आपकी मेहनत ही हमारे देश में जो क्राइसिस है, फूड क्राइसिस, उसको सेव कर सकती है, ठीक है। तो हुआ ये कि उसके बाद 1966 आते आते 65 के बाद बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने एक डिसीजन क्या लिया, इंडस्ट्रीज बाद में डेवलप होती जाएगी, हम है ना पूरा का पूरा फोकस इंडिया को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में लगा देते हैं। अभी उनका एक ही फोकस था कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है फूड ग्रेन्स में। मतलब
हमें मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि खाने के लिए, ठीक है, खाने के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए, दाल के लिए किसी भी दूसरे देश से डिपेंड नहीं होना है। हम इतने सक्षम हैं, इतने कैपेबल है कि हम इंडिया में ही उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे जाके आपको दिखाई देगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड मिल्क रेवोल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं वाइट रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हमने हर एक जो मेन डाइट था, चावल से लेके दाल, दाल से लेके हर एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन्स में हमने सेल्फ सफिशिएंट बन गए, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद हम किसी भी देश पे डिपेंड नहीं थे अपने अनाज के लिए, अपने खाने के लिए, ठीक है। हमारा देश इतना सफिशिएंट हो गया था कि हम अपने देश के लिए खाना बना सकते थे, हमारे फार्मर्स उतने सफिशिएंट हो चुके थे। तब तक 1966 आते आते जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो 1951 में जो नेहरू जी ने प्लान बनाया था, कौन सा वाला, डैम्स का, तो कई सारे डैम्स बन के रेडी हो गए थे और उन डैम्स की मदद से हमने इरिगेशन फैसिलिटीज़ करी, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो खासकर नॉर्थ के किसान थे उनको क्या हुआ, उनको पानी की सप्लाई रेगुलरली मिलने लगी, जिससे आगे जाके 1980s आते आते हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गए अपने फूड ग्रेन्स में। अभी हमें ना अमेरिका की ज़रूरत थी, ना हमें रशिया की ज़रूरत थी, यूएसएसआर की ज़रूरत थी, ना यूरोप की ज़रूरत थी हमारे देश के लोगों को खाना खिलाने के लिए। हम पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे इंडिपेंडेंट हो गए थे। इसके साथ साथ वाइट रेवोल्यूशन की वजह से हम इंडिया में इतना दूध प्रोड्यूस कर पा रहे थे कि हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट नहीं थे। और ऐसे करके हमने बहुत सारे रिवोल्यूशंस किए, जिससे हमने अपने एग्रीकल्चर को, अपने बेसिकली पशुपालन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो वाले सेक्टर को, और तीसरा जिसे हम कहते हैं हमारा मिल्क वाले सेक्टर को, फिशरीज वाले सेक्टर को डेवलप किया और इंडिपेंडेंट बन गए, ठीक है। तो इसकी जो नींव रखी गई थी वो 1965 में ही रख दी गई थी, जहाँ पे शास्त्री जी ने चीज़ सोच ली थी कि हमें कुछ भी हो जाए, एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए हर एक सेक्टर में इंडिपेंडेंट बनना है, हमें किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। वॉर्स के बारे में मैंने बात कर ही ली है, वो टाइम हमारे इंडिया के लिए सबसे टफ टाइम था। प्लान हॉलीडे मतलब ये कि नेक्स्ट 3 प्लान्स हमने कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं करी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया हम वॉर से बाहर आए थे। वॉर से बाहर आने के बाद शास्त्री जी की डेथ हो गई, ठीक है, फर्माइन जैसे कंडीशंस थे, और हमने ये चीज़ मान लिया था कि बाकी सारी चीज़ें बाद में होगी, देखा जाएगा, अभी 5 ईयर प्लान नहीं करते, अभी पहले एग्रीकल्चर में एक सक्सेस पा लेते। और हुआ भी यही, प्लान हॉलीडे के टाइम पे ही हमें ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस में मिल गया और उसके बाद हम इंडिपेंडेंट हो गए, यही मैंने बताया था, ठीक है। लास्ट लाइन। अब आता है फोर्थ प्लान। फोर्थ प्लान आते आते आपको पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज हो जाएगी। अब आ गई है इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, ठीक है। अब आ गई आपकी मतलब हमारी आयरन लेडी कहा जाने वाली इंदिरा गांधी मैम। और उस वक्त तक हम ग्रीन सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे, और उस वक्त तक अगर हम देखें तो हमारा फोकस भी चेंज हो चुका था, सेल्फ सफिशिएंसी एंड फूड एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है, यहाँ तक पहुँच चुके थे। और अगर मैं बात करूँ, अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1971 का वॉर भी हमने लड़ा था, तो हमारे लिए टफ टाइम था। फिर आता है फिफ्थ प्लान। फिफ्थ प्लान में अगर हम देखें तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की बात की गई, गरीबी हटाओ की बात की गई, और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिफाइनेंस की बात की गई। इस प्लान को ड्राफ्ट किया था डी धर ने, ठीक है। सिक्स प्लान की बात करें तो अगेन जनता पार्टी गिर गई थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, अगेन कांग्रेस पार्टी फॉर्म में आई थी। टॉक्ट अबाउट पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, मतलब हम खुल के अभी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और पॉवर्टी इरेडिकेशन जो प्रोग्राम्स थे वो इसी प्लान से लॉन्च किए गए थे, ठीक है। सेवेंथ प्लान पे आते हैं तो 1985 टू 1990 राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे इंडिया के, और अब खुल के सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम सरकार कह रही थी कि सरकार को जॉब्स नहीं देने चाहिए, सरकार को जॉब्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करके प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए, ठीक है। सारे प्लान छोटे हैं। अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लान, 8 प्लान। 8 प्लान के टाइम ही क्या हुआ था, हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया था, जिसको कहा जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब जैसे मैंने कहा था, जो बातें बॉम्बे प्लान में, जो बातें विश्वेश्वरैया साहब ने कही थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने चाहिए,
मतलब यही कि 91 के बाद हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसमें कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि अभी हमें अपने लाइसेंसिंग पॉलिसी को इजी करना है। जैसे मुझे अगर कल को बिजनेस करना था 91 के पहले, तो बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों लाइसेंस लेने पड़ते थे, बहुत दिक्कतें आती थी, लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। लेकिन अभी आज के टाइम अगर मुझे बिजनेस करना है तो कितना आसान है, ठीक है। 10 से 15 दिन में बिजनेस रजिस्टर करके मैं अपना बिजनेस चालू कर सकता हूँ। तो लाइसेंसिंग को कम करना ताकि नए नए बिजनेसमैन, जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, ठीक है, जो प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे मुझे कल मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े, मुझे कोई बिजनेस चालू करना, तो मैं इजीली कर सकूं, मुझे 10 तरह के लाइसेंस ना लेना पड़े, ठीक है। इसके अलावा सरकार जो बोलेगी वैसा करना पड़ता था। सरकार कहती थी कि अगर मान लेते हैं मेरे जो कारखाने हैं, उस कारखाने में मैं स्कूटर बनाता हूँ, तो सरकार बोलेगी आप पूरे साल से 100 स्कूटर ही बनाओगे, लेकिन मेरी कैपेसिटी 200 की है, मेरी कैपेसिटी 200 की है, लेकिन सरकार कहती थी आप 100 ही बनाओगे। तो ये भी एक तरीके का लाइसेंसिंग होता था। तो 91 के बाद ये चीज़ें भी हटा दी गई, ठीक है। तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को फ्री कर दिया गया फ्रॉम द लाइसेंसिंग राज ऑफ गवर्नमेंट। अब प्राइवेट सेक्टर फ्री है, जैसा सामान बनाना है बनाओ, जितना बनाना है बनाओ, ठीक है, और सिंपल लाइसेंसिंग प्रोसीजर होगा। प्राइवेटाइजेशन की बात की जाए तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हो गया था, जैसे मैंने कहा कि सरकार चाहती थी कि हर एरिया में प्राइवेट सेक्टर आए। जैसे कि 91 से पहले बैंक्स सारे सरकारी थे, इंश्योरेंस कंपनी सारे सरकारी थी। 91 के बाद बैंक्स को अलाउ किया गया, ठीक है, कि आप प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया बैंकिंग स्ट्रक्चर में, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया इंश्योरेंस सेक्टर में। तो आज देखो HDFC बैंक है, जितने भी आप प्राइवेट बैंक्स आप देख रहे हो सब 91 के बाद आई है। जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज आप देख रहे हो जो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, लाइक कोटक लाइफ इंश्योरेंस हो गया, सब 91 के बाद आई है। एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब अभी हम फॉरेन कंपनीज को इंडिया में अलाउ करेंगे और इंडियन कंपनीज को भी फॉरेन मार्केट में जाने देंगे। तो आपके मैकडी है, एप्पल है, अमेजोन है, ये सब आज इंडिया में बिजनेस कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। 91 के बाद हमने अपने मार्केट्स फॉरेन कंपनीज के लिए खोल दिए थे, ठीक है। फिर नाइन्थ प्लान आते आते हमने इक्वालिटी की बात करनी चालू कर दी, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर 10th प्लान, ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम ये चीज़ पे फोकस किया कि हमें अपने लोगों की इनकम बढ़ानी है, मतलब जॉब्स देने पे सरकार और स्ट्रेस आउट हो गई। 11th प्लान सेम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब अगर हम ग्रो कर रहे हैं, अगर देश ग्रो कर रहा है, जीडीपी ग्रो कर रही है, तो उसका बेनिफिट हर एक इंसान तक मिलना चाहिए, हर एक इंसान तक जाना चाहिए। अगर कोई आदिवासी कम्युनिटी एक जंगल तक में रह रही है तो उन तक वो बेनिफिट मिलना चाहिए। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, आज जियो आया, जियो के फ्री होने के बाद सारे प्लान्स चेंज हुए। सारे प्लान्स चेंज होने के बाद क्या हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन बूम हुआ। और उसी ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से एक पर्सन जिसको किसी भी बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी थी, चाहे वो नीट की हो, चाहे वो IIT की हो, उसको ऑफलाइन जाना पड़ता था। लेकिन बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बूम, जंगल में बैठा हुआ आदिवासी का लड़का भी क्या कर सकता था, मोबाइल में बैठ के पढ़ाई कर सकता था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकता था। इसी को कहीं ना कहीं कहा जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। इसी में आगे जाके एक टर्म आएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका मतलब कि गांव में बैठा हुआ एक आदमी जिसकी बैंकिंग फैसिलिटीज इंजॉय नहीं कर सकता, वो आदमी मोबाइल में बैठे हुए सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर सकता है। UPI पेमेंट, हम जो आज UPI कर रहे हैं, और मुझे किसी को भी UPI करना है, कहीं भी बैठा हो मैं आराम से UPI कर सकता हूँ। गाँव में कुछ भी नहीं है, एक ही दुकान है, पर वहाँ पे मुझे अपनी मम्मी को पैसा भेजना है, मैं UPI से पैसा भेज सकता हूँ। इसी को कहा जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब बेनिफिट सब तक मिलना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो। आज आपको किसी भी प्रॉब्लम है, आप ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो बेसिकली आज इंटरनेट एक्सेस सबको मिल चुका है, गांव तक इंटरनेट एक्सेस है, पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, जो फैसिलिटीज चाहिए लो। यही कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। इस पर बात शुरू की गई थी 2007 से 12 तक। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये टाइम पे मोबाइल फोन्स बहुत डेवलप हुए थे, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो इसी का पार्ट था। एंड फाइनली 12th प्लान, ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात शुरू हो गई थी। भाई ग्रोथ करना है, करेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये था 5 ईयर प्लान। लेकिन आगे जाके 2014 में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट आता है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उनका कहना था, उनका विजन था कि जो 5 ईयर प्लान मॉडल है वो ओल्ड हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। हमें सिर्फ 5 ईयर प्लान पे फोकस नहीं करना है, हमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म प्लान तीनों पे फोकस करना है। इसलिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन को रीनेम किया और नीति आयोग बनाया। और नीति आयोग बनाने के बाद, ठीक है,
उन्होंने प्लान चेंज कर दिया, तो ये 3 प्लान्स बनाए, एक्शन प्लान, स्ट्रैटेजी प्लान एंड विजन प्लान। ठीक है, अगले 3 साल तक सरकार क्या करेगी, 2017 से 20 तक, 7 साल के लिए क्या करेगी और 15 साल के लिए क्या करेगी, इसका विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया। मतलब जो 5 ईयर प्लान मॉडल था उसको डिसकंटिन्यू किया गया और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान को अडॉप्ट किया गया, जो कि आज के टाइम की नीड भी है। ठीक है, तो यही था हमारा प्लानिंग मॉडल जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते थे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू। अभी बहुत पढ़ लिए, अब सॉल्व करते हैं। प्लानिंग कमीशन इज व्हाट, मैंने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, थोड़ा टाइम देता हूं, देखिए प्लानिंग कमीशन क्या है। मैंने अभी बताया था, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो बहुत लोग गड़बड़ करेंगे। प्लानिंग कमीशन इज एडवाइजरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जाम में ये भी आ सकता है, और बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट मराठीमध्ये पण प्रश्न आहे। नियोजन आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे, वैधानिक संस्था आहे, सल्लागार संस्था आहे और अर्धन्यायिक संस्था आहे, असं प्रश्न एक्झाममध्ये विचारू शकतात। ठीक आहे सर, आन्सर इज सल्लागार संस्था आहे। ठीक आहे, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान ले आउट अ प्लान टू शिफ्ट लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज एंड डेवलप नेशनल इनकम इन 10 ईयर्स। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। अब आप बताओ इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान ले आउट अ प्लान टू शिफ्ट लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज एंड डेवलप नॅशनल इन्कम इन 10 ईयर्स। ठीक आहे, मराठीमध्ये पण प्रश्न आहे, इथे बघूया। खालीलपैकी कोणती योजना शेतीतून उद्योगांकडे मजुरांना स्थानांतरित करून 10 वर्षानंतर राष्ट्रीय उत्पन्न दुप्पट करण्याची योजना मांडते? ठीक आहे, गांधीवादी योजना, जन योजना, सर्वोदय योजना, विश्वेश्वरैया योजना। सो आन्सर इज विश्वेश्वरैया योजना। आन्सर काय आहे, विश्वेश्वरैया योजना। ठीक आहे, असे प्रश्न एक्झाममध्ये येणार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लॅन न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी लॉन्च्ड? अँड इट आन्सर विल बी, लेट्स सी द क्वेश्चन्स इन मराठी। खालीलपैकी कोणत्या पंचवार्षिक योजनेत नवीन आर्थिक धोरण शुरू करण्यात आले आहे? तो आंसर विल बी 8-5 ईयर प्लान, जिसमें हमने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी पॉलिसी को लॉन्च किया था। ठीक है, सो गाइज हा होता इकॉनॉमिक प्लॅनिंगचा चॅप्टर। आय होप आप सबको पसंद आया हो, सगळ्यांना बेनिफिट झाला असेल हा लेक्चरमधून। सो थँक्यू व्हेरी मच।